Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आइए हम लोग अब जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, यानी कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, संविधान जो होता है वो या तो रिटन होता है या अनरिटन होता है। रिटन संविधान आपको यूएस में देखने को मिलेगा, अनरिटन आपको यूके में यानी कि ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन में भी दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके पीछे की वजह क्या है कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का ही है? क्योंकि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो विभिन्न जातियों के हैं, विभिन्न धर्मों के हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं और यही इस भारत की खूबसूरती भी है। अब सवाल ये उठता है कि इसको लॉन्गेस्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, हर तरह के लोगों की जो रीति रिवाज है उनके अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। साथ साथ में यह जो संविधान बनाया गया है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। शायद यही वजह है कि ये जो संविधान है ये बहुत ही लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करते हैं, यानी कि ये जो संविधान है इसमें जो बातें ली गई है कुछ तो इंटरनली है और कुछ एक्सटर्नली है। क्या मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली का? इंटरनल सोर्सेस का मतलब हुआ इसमें कुछ बातें ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि कुछ बातें ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि अंग्रेजी राज में भारत में लगा हुआ था। तो भारत में ये कानून चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इससे बहुत सारी बातों को लिया गया। जो हम लोग सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो और डिटेल से समझेंगे किस जगह से कौन सी बातों को लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों के समय में भारत में लागू था और उसी से हमारे संविधान में काफी हद तक चीजों को शामिल किया गया है। एक्सटर्नल सोर्सेस की बात की जाए तो यानी दूसरे मुल्कों से हमने क्या क्या चीजें ली है, जैसे फ्रांस से लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया। इसके अलावा अगर बात कीजिए तो रशिया यानी यूएसएसआर से भी हमने लिया है बहुत सारा कॉन्सेप्ट, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज। यूएस से लिया है फंडामेंटल राइट्स। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, हमारे संविधान में जो बातें हैं कुछ तो पहले से एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से लिया गया। एक्सटर्नल बोले तो अलग अलग देशों के संविधान से। अगला टॉपिक है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखिएगा कि कहीं पे भी फिर बैठ जाएंगे और उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी आसानी से चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोग रिजिड हैं, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, एक से दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, वो बदलने वाले नहीं है, वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो वैसे लोगों को हम लोग रिजिड कहते हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब? फ्लेक्सिबल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही आसानी से चेंज हो जाती है, तो उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। और हमारे संविधान में कुछ बातें ऐसे भी है जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर। ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है। यानी इसमें दोनों चीज है, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का ये कंबाइनेशन या मिक्सचर है। तो अब तक हमने 3 फीचर को देख लिया। पहला है कि ये सबसे लंबा वाला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरनली ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और कुछ चीजें एक्सटर्नली फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान को पढ़ के उनसे कुछ बातों को लिया गया है, लेकिन इंडियन स्टाइल में उसको लिया गया, कुछ अपने हिसाब से भी लिया गया। देखा गया कि भाई इंडिया में ये चीज फिट होने लायक है भी या नहीं। अगला है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी हमारे जो संविधान की कुछ ऐसी बातें जिसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं आप, वो फ्लेक्सिबल पार्ट कहलाया। और कुछ ऐसी बातें जिसको बहुत मुश्किल से बदला जाएगा उसे कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है।
रिजिड मतलब कि सख्त भी है, और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला भी है। आइए आगे 3 और फीचर को देख लेते हैं। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का फीचर है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप जो है लोगों को मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए यूएस के एग्जांपल से समझते हैं। यूएस में डबल सिटीजनशिप चलता है। डबल सिटीजनशिप का मतलब हुआ कि यहाँ सेंटर का अलग नागरिकता है और स्टेट का अलग नागरिकता है। यानी आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आप अमेरिका के भी नागरिक हुए और कैलिफोर्निया के भी नागरिक हुए। लेकिन भारत के केस में ऐसा थोड़ी है। आप अगर बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के कहीं के भी हैं तो आप नागरिक भारत के हुए, बिहार के नागरिक नहीं होते। तो यहाँ पे इंडिया में, यूके में, ये सब जगह जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। यूएस में क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के आप नागरिक होंगे। तो यूएस में जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, डबल सिटीजनशिप का। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बात की गई है कि कौन नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत का और किसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इससे संबंधित बात आर्टिकल 5 से लेकर 11 में की गई है और ये संविधान के पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, बुनियादी अधिकार जो जनता को प्राप्त होते हैं ताकि सरकार के पावर को लिमिट किया जा सके, ताकि सरकार अपने पावर का मिसयूज करके, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर का मिसयूज करके जनता को परेशान न करे। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल थे 7, जिसमें एक को घटा के अभी है टोटल 6। शुरुआत में ये 7 थे लेकिन अभी एक उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है। टोटल अभी हमारे पास कितना है? 6। कौन कौन फंडामेंटल राइट हैं, क्या सब्ट्रैक्ट हुए हैं, घटाए हैं, गए हैं, ये सब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की जब सेक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल से जान लेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 11 तक तो यहाँ हो गया। 11 के बाद यानी 12 से लेके 35 तक, तो 5 से 11 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में है। और आर्टिकल 12 से 35 है जो फंडामेंटल राइट के बारे में है, और ये पार्ट नंबर 3 में है। सिटीजनशिप का मैटर पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूएसए से लिया गया। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप समझ लिया, फंडामेंटल राइट समझ लिया। अब अंतिम हम समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट में डीपीएसपी भी लिखा जाता है जी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कौन से मुल्क से लिया गया है? कई बार ये सवाल पूछा जाता है किस कंट्री से लिया गया। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जी हाँ, ब्रिटेन का जो पड़ोसी देश है आयरलैंड, वहाँ के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारत के संविधान में शामिल किया गया। ये आर्टिकल कितने में आते हैं? ये लोग आर्टिकल 35 के बाद जो 36 आया, 36 से 51 के बीच में, और पार्ट नंबर 4 में आते हैं। पार्ट 2 में आते हैं सिंगल सिटीजनशिप वाली बात, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 1 से 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है, 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में, 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में ये बात जान लीजिए कि ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, यानी इसको संविधान में शामिल ज़रूर किया गया है, लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसे फॉलो नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये एक तरह से एडवाइस है हर स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे
आप एक वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट बनाइएगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवाइस गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने एक तरह का अपना एडवाइस दिया है कि आप कैसे एक स्टेट को जनता के लिए कल्याणकारी राज्य बनाइएगा। इसको फॉलो करना ना फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना चाहिए, जिससे कि आप समाज को एक बेहतर बना सके। जैसे कि आर्टिकल 47 जो है, इसमें आएगा 36 से 51 के बीच में, इसी के अंतर्गत जो है आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत में ही आएगा 47, उसके अंतर्गत ही बिहार में शराब को बंद किया गया है, शराबबंदी को लागू किया गया है। एक बार मैं फिर से पूरे को रिपीट कर देता हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान हो जाए। सबसे पहली बात कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कि इसमें इंटरनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक्सटर्नली दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारी बातों को शामिल किया गया। रिजिड का मतलब हुआ इसमें कुछ बातों को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है और कुछ को बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का कंबाइनेशन कहते हैं। सिंगल सिटीजनशिप शब्द का मतलब ये हुआ कि जैसे यूएस में स्टेट और सेंटर दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है, भारत में बिल्कुल यूके की तरह सिंगल नागरिकता होती है, जिससे हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं। यानी आप एक देश के नागरिक होंगे, ना कि राज्य के नागरिक होंगे। इसकी चर्चा संविधान के पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 में की गई। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये यूएसए से लिया गया है। इसकी चर्चा पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 में की गई है। टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं 6। फिर आगे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य सरकारों को दिए गए कुछ दिशा निर्देश है कि उसके अनुसार आपको राज्य में राज्य चलाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी मतलब जिसमें जनता अच्छे से रह सके, खुशी से जिंदगी गुजार सके। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते। ये लिया गया है आयरलैंड से। पार्ट 4 में इसको शामिल किया गया है और आर्टिकल की बात की जाए तो 36 से 51 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा भी बहुत आसान चीज है। अगले वीडियो में हम लोग 6 और फीचर्स के साथ मिलेंगे अपने संविधान के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।